नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली घटनाओं में से एक है। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो शुरू में सिर्फ व्यापार करने आई थी और देखते ही देखते एक पूरी की पूरी राजनीतिक ताकत बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने पूरे निजाम को बदल कर रख दिया। और इसकी सबसे भयानक कीमत किसने चुकाई? वहां के आम लोगों ने, खासकर उनके न्यायिक यानी जस्टिस सिस्टम ने। तो चलिए इस डीप डाइव में इस हैरान अंगेज इतिहास को बिल्कुल करीब से समझते हैं। इतिहासकार जॉन विलियम गाय के इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। उन्होंने लिखा था कि जेल और उसके प्रबंधन के हर कोने में ऐसी बुराइयां थीं जो सुधार के लिए चीख रही थीं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस भयानक सच्चाई का आईना है जब एक कॉरपोरेट संस्था बिना किसी रोक टोक के सत्ता पर कब्जा कर लेती है। इस कथन से ही अंदाजा लग जाता है कि आगे हम किस अंधेरे दौर और उसके कितने भयानक नतीजों की बात करने वाले हैं। तो इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहला, फ्रॉम मर्चेंट्स टू लैंडलॉर्ड्स। दूसरा, बिकमिंग अ पॉलिटिकल फोर्स। तीसरा, द डुअल गवर्नमेंट लूप होल। चौथा, कोर्ट्स, करप्शन एंड केओस। और आखिर में द क्राइसिस इन द जेल्स। पहला हिस्सा, फ्रॉम मर्चेंट्स टू लैंडलॉर्ड्स। आइए देखते हैं ये शुरुआत आखिर हुई कैसे। अब ये जमींदारी का असल मतलब क्या था? सिंपल शब्दों में कहें तो ये मुगल साम्राज्य के अंदर किसी क्षेत्र से लगान वसूलने और वहां सिविल न्यायिक अधिकार रखने का हक था। 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ 1200 रुपए सालाना देकर सुतानाती, कैलकाटा और गोविंदपुर नाम के 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। जी हां, सिर्फ 1200 रुपए, एकदम मामूली सी रकम है ना? लेकिन इस एक छोटे से कदम ने उन्हें कानूनी रूप से एक ऐसा मजबूत फुटहोल्ड दे दिया जिसने आगे चलकर पूरे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और उनका ये विस्तार बेहद तेजी से हुआ। 1698 में 3 गांव खरीदने से शुरुआत हुई। फिर 1715 का साल आया जब एक ब्रिटिश डॉक्टर ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर के एक दर्दनाक रोग का इलाज किया। उसके बदले में उन्हें नए व्यापारिक अधिकार मिल गए। सोचिए, एक मेडिकल फेवर और इतना बड़ा इनाम। उसके बाद 1757 में प्लासी की लड़ाई जीत के 24 परगनास की विशाल जमींदारी हासिल की और फिर 1764 की बक्सर की लड़ाई में विजय। रिश्वत, मेडिकल फेवर्स और सैनिक जीत, इन सब के मिश्रण ने इन व्यापारियों को बेहद तेजी से लैंडलॉर्ड बना दिया। दूसरा हिस्सा, बिकमिंग अ पॉलिटिकल फोर्स, यानी व्यापारी से एक राजनेता तक का सफर। अगस्त 1765 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। इसका सीधा सा मतलब था इन क्षेत्रों का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने और वहां का पूरा राजस्व यानी रेवेन्यू वसूलने का अधिकार मिल जाना। बस इस एक ऐलान ने इन 3 बड़े सूबों की बेशुमार दौलत की चाबियां सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थमा दी। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे बल्कि एक आजाद राजनीतिक ताकत बन चुके थे। इस दीवानी और नए अधिकारों का असर जानना है तो इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। 2,34,000 पाउंड्स। 2,34,000 पाउंड, ये वो व्यक्तिगत दौलत है जो लॉर्ड क्लाइव ने अपने रोल के चलते तुरंत हासिल की थी। और हाँ, 30,000 पाउंड की सालाना आमदनी तो अलग से थी। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कंपनी के बड़े अधिकारियों के पास पैसा किस तरह पानी की तरह बह रहा था। कॉर्पोरेट लालच की ये ऐसी स्थिति थी जहां मुनाफा सबसे ऊपर था और बाकी सब कुछ नीचे। तीसरा हिस्सा, द ड्यूअल गवर्नमेंट लूप होल, एक ऐसी चाल जिसने पूरा निजाम हिला दिया। इस दोहरी शासन प्रणाली यानी डुअल गवर्नमेंट की सच्ची तस्वीर कुछ ऐसी थी। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके पास दीवानी थी, वो सारा लगान वसूल रहे थे और अथाह पैसा जमा कर रहे थे। और दूसरी तरफ था नवाब, जिसे निजामत की जिम्मेदारी दी गई थी, यानी कानून व्यवस्था और आपराधिक न्याय। लेकिन नवाब के इस काम के लिए बजट को बुरी तरह काटकर सिर्फ 32 लाख रुपए कर दिया गया। सत्ता और मुनाफा पूरी तरह से कंपनी के पास थे और महंगी मुश्किल जिम्मेदारियां एक शक्तिहीन और डीफंडेड नवाब के पास। सच में एक ऐसी मास्टर क्लास स्ट्रैटेजी जिसमें प्रॉफिट सारा अपना और लायबिलिटी बिल्कुल जीरो। चौथा हिस्सा, कोर्ट्स, करप्शन एंड केओस, जब जस्टिस सिस्टम वसूली का जरिया बन गया। नतीजा ये हुआ कि अदालती सिस्टम बिल्कुल चरमरा गया। जमींदार कोर्ट्स का काम सिविल जस्टिस देना था, पर सच्चाई में वहां बिना सोचे समझे मनमाने ढंग से फैसले होते थे। जो फाइन लगाए जाते थे वो अधिकारी चुपचाप अपने निजी इस्तेमाल के लिए रख लेते थे। दूसरी तरफ फौजदारी कोर्ट्स जो क्रिमिनल जस्टिस के लिए थे, उनका हाल तो और भी बुरा था।
ये अदालतें इतनी भ्रष्ट और तनाशाह हो चुकी थीं कि इनका इस्तेमाल आम जनता से पैसे ऐंठने और उन्हें सताने के लिए होने लगा। न्याय देना तो इनका उद्देश्य रहा ही नहीं था, ये सिर्फ वसूली के अड्डे बन चुके थे। 5वां और आखिरी हिस्सा, द क्राइसिस इन द जेल्स, यानी जेलों का भयंकर संकट। एक तरफ लाखों पाउंड्स की निजी कमाई थी और दूसरी तरफ जरा इन आंकड़ों को देखिए। ढाका की जेल का किराया सिर्फ 30 रुपए महीना और मुर्शिदाबाद की दीवानी जेल का किराया सिर्फ 15 रुपए महीना। यानी कंपनी ने पुख्ता जेल बनाने के बजाय उन्हें रेंट पर लेना ज्यादा बेहतर समझा, और वो भी एकदम मामूली और सस्ती जगहों पर। ये पूरी स्थिति एक डरावना सच बयान करती है कि कैदियों की बुनियादी इंसानी हालत की किसी को कोई परवाह नहीं थी। जब कॉर्पोरेट कॉस्ट कटिंग इंसानी जिंदगियों पर लागू होती है ना, तो बिल्कुल यही नतीजा निकलता है। उन जेलों की स्थिति किसी मौत के जाल से कम नहीं थी। सस्ती कच्ची मिट्टी की दीवारें और घास फूस या स्ट्रॉ से बनी छतें ही इनका सहारा थे। उस दौर में बंगाल की जेलों के निर्माण में यही सब इस्तेमाल होता था। कोई ठोस या परमानेंट बिल्डिंग नहीं बनवाई गई थी। इन कच्ची इमारतों में आग लगने या तेज तूफान में उड़ जाने का खतरा हमेशा बना रहता था। इन जेल्स ने कैदियों के लिए किसी सुरक्षित जगह का नहीं, बल्कि उनकी मौत का आयोजन कर दिया था। और इस भयानक लापरवाही का सबसे दर्दनाक परिणाम 1789 में आया। चपीला की फौजदारी जेल में एक आग लग गई। एक तेज हवा के झोंके ने उस घास फूस से बनी जेल को आग की एक भयानक भट्टी में तब्दील कर दिया। उस दिन वहां 444 कैदी थे, जिसमें से 211 कैदी वहीं फंसकर या तो दम घुटने से मर गए या जिंदा जल गए। अगली सुबह जब दिन निकला तो लाशें 1.5 गज ऊंचे ढेर के रूप में मिली। ये सिर्फ एक हादसा बिल्कुल नहीं था, ये उस सिस्टम द्वारा किया गया एक संस्थागत अपराध था जिसने लोगों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया था। और सोचने वाली बात यह है कि चंपीला की घटना कोई अकेली घटना नहीं थी। कैलकाटा के टाउन जेल में 1785 में कैदी घुटनों तक पानी में खड़े रहने को मजबूर थे। मुर्शिदाबाद में बदबू ऐसी थी कि कैदियों को जिंदा रखने के लिए बार बार नहलाना पड़ता था। सिलहट में कर्जदारों को एक नमी वाली मस्जिद में ठूस दिया गया था। 1790 में रंगपुर की एक नई बनी जेल एक तूफान में पूरी तरह उड़ गई और उसी साल गया में बारिश के मौसम में जेल की दीवारें ही बह गईं, जिससे 132 कैदी भाग निकले। ये सब इस बात का सबूत था कि पीनल सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, जहां कॉर्पोरेट प्रॉफिट के आगे इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गंभीर सवाल पीछे छूट जाता है। जब एक कॉर्पोरेट एंटिटी बिना किसी बुनियादी जिम्मेदारी को अपनाए एक राज्य की अपार शक्तियों को अपने हाथ में ले लेती है, तो आखिरकार इसकी कीमत कौन चुकाता है? बंगाल की इन टूटती जलती हुई जेलों का इतिहास इसका एक कटु जवाब देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो लंबे समय तक आपके और हमारे जहन में गूंजता रहेगा। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।